नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 29 जुलाई और आज हम करने वाले हैं 29 जुलाई से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। दोस्तों, पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए हम आपके लिए करंट अफेयर्स पर आधारित एक वीडियो लेकर आने वाले हैं संडे को। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे आपके सभी करंट अफेयर्स का रिवीजन हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं 29 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 29 जुलाई सन 1757 को क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में प्रवेश किया और मीर जाफर की बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब के तौर पर तख्तपोशी की। 29 जुलाई 1888 को शास्त्रीय संगीत की पहली ज्ञात रिकॉर्डिंग की गई। 29 जुलाई 1893 को आंकड़ों के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ। 29 जुलाई 1913 को यूनान, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया और उस्मानी शासन के साथ बुल्गारिया का युद्ध शुरू हुआ, जिसे दूसरे बाल्कन युद्ध के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 29 जुलाई 2004 को पूर्वी एशियाई सम्मेलन जकार्ता में आसियान को प्रमुख ताकत बनाने पर सहमति हुई थी। तो ये थी 29 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला करंट अफेयर है, डीआरडीओ ने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता की शुरुआत की है दोस्तों। तो डीआरडीओ है, उसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा एक नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की गई है। पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। डेयर टू ड्रीम 2.0 को देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक खुली स्पर्धा के रूप में शुरू किया गया है। देश भर में रक्षा और विमानन प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए व्यक्तिगत रूप में और स्टार्टअप्स को उभरती हुई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतियोगिता शुरू की गई है दोस्तों, और एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद विजेताओं का चयन किया जाएगा। पुरस्कार की धनराशि के रूप में विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। अब डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता की शुरुआत किसने की है दोस्तों? तो वो की है डीआरडीओ ने। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई है। यह संस्थान की स्थापना 1958 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। वर्तमान में संस्थान की अपनी 51 प्रयोगशालाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्रों में अनुसंधान में कार्यरत हैं। 5000 से अधिक वैज्ञानिक और 25,000 से भी अधिक तकनीकी कर्मचारी इस संस्था के संसाधन हैं। यहाँ राडार, प्रक्षेपास्त्र इत्यादि से संबंधित कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। तो डीआरडीओ का गठन हुआ था दोस्तों 1958 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अभी इसमें 30,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं दोस्तों, और इसकी मात्र एजेंसी है रक्षा मंत्रालय। और डीआरडीओ के अभी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है दोस्तों? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अब यह कब लॉन्च हुआ है? एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि में। तो ये थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था और 27 जुलाई 2015 को दोस्तों उनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिकों और अभियंता के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, पर आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है,
पीएम ने तेज गति से काम करने वाली कोविड परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया है दोस्तों। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी द्वारा बहुत जल्दी नतीजे देने वाली 3 कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है। ये 3 सुविधाएं कोलकाता, नोएडा और मुंबई में नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में शुरू की गई हैं, जिनसे प्रतिदिन परीक्षण क्षमता लगभग 10,000 तक बढ़ जाएगी। इस तरह यह वायरस की शुरुआती पता लगाने और उपचार में मददगार साबित होगा, जिससे कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। ये प्रयोगशालाएं सिर्फ कोविड की जांच के लिए ही सीमित नहीं हैं, बल्कि भविष्य में इनमें हेपेटाइटिस बी और सी, एचआईवी, डेंगू और अन्य बीमारियों का परीक्षण हो सकेगा। इससे संक्रमित नैदानिक सामग्री के प्रति प्रयोगशाला कर्मचारियों का जोखिम कम हो जाएगा। इन सुविधाओं की स्थापना रणनीतिक रूप से आईसीएमआर, राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान नोएडा, आईसीएमआर राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई और आईसीएमआर राष्ट्रीय कालरा और आंत्र रोग संस्थान कोलकाता में की गई है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों। तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उन्होंने मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप को लॉन्च किया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च की गई है। इस ऐप को इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है दोस्तों। अब जानते हैं मौसम ऐप के बारे में। यह मोबाइल आधारित एप्लीकेशन विभिन्न शहरों और स्थानों के मौसम के बारे में पूर्वानुमान और चेतावनी प्रदान करेगी। ऐप लगभग 200 शहरों का तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और दिशा के साथ साथ मौजूदा मौसम की जानकारी प्रदान करेगी। इस ऐप पर जानकारी दिन में 8 बार अपडेट की जाएगी। साथ ही यह अगले 7 दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान और भारत के लगभग 450 शहरों के पिछले 24 घंटों की जानकारी भी प्रदान करेगा। ऐप सभी मौसम में लोगों को चेतावनी देने के लिए 5 दिनों के लिए दिन में 2 बार लाल, पीले और नारंगी रंग के कोडों के माध्यम से अलर्ट को जारी करेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसके अलावा भी अन्य लॉन्च किए हैं। तो इसके अलावा हर्षवर्धन ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क KRC नेट का भी लॉन्च किया है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले सभी संस्थानों के अनुसंधान, प्रकाशन और ई संसाधनों के लिए एक सिंगल पॉइंट के रूप में कार्य करेगा दोस्तों। अब ये कब किया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्थापना दिवस के ऊपर। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का गठन वर्ष 2006 में भारत के मौसम विभाग, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और अर्थ रिस्क एवोल्यूशन सेंटर और महासागर विकास मंत्रालय के विलय से किया गया था। वर्तमान में मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में है दोस्तों। तो इस मंत्रालय की स्थापना 2006 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर अभी है न्यू दिल्ली में और इसका एनुअल बजट है दोस्तों 1800 करोड़ रुपए का। और इसके लिए जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और एजेंसी के एग्जीक्यूटिव कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंडिया। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, हिचेम मचिची को ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। तो जो हिचेम मचिची हैं उन्हें ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये हैं हिचेम मचिची। तो ट्यूनीशिया के आंतरिक मंत्री हिचेम मचिची को ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री पद पर उनकी नियुक्ति एलिस फकफक के स्थान पर की गई है, जिन्होंने हाल ही में मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया है। अब सरकार बनाने के लिए उनके पास 1 महीने का समय होगा और मौजूदा सरकार में आंतरिक मंत्री होने के अलावा मचिची राष्ट्रपति सैयद के कानूनी मामलों के काउंसलर भी रहे हैं। इसके पहले वह परिवहन मंत्रालय में कर्मचारियों के प्रमुख रहे हैं और सामाजिक मामलों में मंत्रालय में भी काम किया है। अब वो बने हैं ट्यूनीशिया के। तो ये रहा मैप में ट्यूनीशिया। तो जो ट्यूनीशिया है वह उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में एक अरब राष्ट्र है, जिसका अरबी भाषा में नाम अल्जमरिया, अतुनिशिया या तुनिस है। यह भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। इसके पूर्व में लीबिया और पश्चिम में अल्जीरिया देश है। देश की 45% जमीन सहारा रेगिस्तान में है, जबकि बाकी तटीय जमीन खेती के लिए इस्तेमाल होती है। रोमन इतिहास में
ट्यूनिस का शहर कार्थिज एक आवश्यक जगह रखता था और इस प्रांत को बाद में रोमीय राज्य का एक प्रदेश बना दिया गया था दोस्तों, जिसका नाम अब अफ्रीका यानी गर्म प्रांत रखा गया है, जो अब पूरे महाद्वीप का नाम है। यह है ट्यूनिशिया का ध्वज और यह है वहां का कुल चिन्ह यानी कि एम्बलम। और यहाँ की राजधानी है ट्यूनिस और यहाँ अरबी भाषा इसकी राजभाषा है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं बजीकेद ई सबसी और प्रधानमंत्री अभी अभी जो बने हैं वो कौन बने हैं दोस्तों? हिचेम मचीची। तो हिचेम मचीची ट्यूनिशिया के प्रधानमंत्री बने हैं और ट्यूनिशिया की मुद्रा है दोस्तों दिनार। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वाइस एडमिरल एम.ए. हम्पी होली ने आईएनए के कमांडेंट का पदभार संभाल लिया है दोस्तों। तो ये हैं वाइस एडमिरल एम.ए. हम्पा होली। तो वाइस एडमिरल एम.ए. हम्पी होली एवीएसएम एनएम ने भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी एवीएसएम एनएम की जगह ली है, जिन्होंने 12 जून 2019 से 27 जुलाई 2020 तक भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में कार्य किया है। वाइस एडमिरल एम.ए. हम्पी होली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, पूर्ववर्ती नौसेना युद्ध करंजा और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। तो वाइस एडमिरल एम.ए. हम्पी होली ने किसका पदभार संभाला है? आईएनए के कमांडेंट का पदभार संभाला है। अब देखते हैं आईएनए इंडियन नेवी के बारे में। तो भारतीय नौसेना, जिसे अंग्रेजी में इंडियन नेवी कहा जाता है, भारतीय सेना का सामुद्रिक अंग है, जो कि सन 1600 से अपने गौरवशाली इतिहास के साथ न केवल भारतीय सामुद्रिक सीमाओं अपितु भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का भी रक्षक है। 55,000 नौसैनिकों से लैस यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना भारतीय सीमा की सुरक्षा को प्रमुखता से निभाते हुए विश्व के अन्य प्रमुख मित्र राष्ट्रों के साथ सैन्य अभ्यास में भी सम्मिलित होती है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार आधुनिकीकरण के अपने प्रयास से यह विश्व की एक प्रमुख शक्ति बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को सफल बनाने की दिशा में अग्रसर है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1612 में, मतलब कि आज से 407 वर्ष पहले। और इसका जो मेन मोटो है, आदर्श वाक्य है, वो है सानो वरुण, और ये इसका लोगो है। इसकी वर्षगांठ यानी कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और अभी चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है दोस्तों? एडमिरल करमबीर सिंह। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है भारतीय मानक ब्यूरो ने मोबाइल ऐप BizCare का शुभारंभ किया है। तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान द्वारा भारत मानक ब्यूरो BIS के मोबाइल ऐप BizCare को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा मंत्री ने उपभोक्ताओं के लिए 3 पोर्टलों मानकीकरण, अनुरूपता आकलन तथा ई-बिस के प्रशिक्षण का भी शुभारंभ किया है। BizCare ऐप उपभोक्ताओं को ISI मार्क एवं हॉलमार्क उत्पादों की प्रमाणिकता की जांच करने के साथ साथ शिकायत दर्ज करने में भी सक्षम बनाएगी। ई-बिस एक एकीकृत पोर्टल है जो BIS के सभी कार्यों को कवर करेगा, जिसमें फैक्ट्री एवं बाजार निगरानी तथा मोबाइल आधारित एवं AI सक्षम निगरानी पद्धतियों के विकास के लिए बाहर की एजेंसियों की सेवाओं को सूचीबद्ध करना शामिल है। इस BIS ई-BIS के कार्यान्वयन के साथ प्रवर्तन की अपनी क्षमता को मजबूत बना रहा है। अब भारतीय मानक ब्यूरो ने BizCare ऐप को शुभारंभ किया है। तो भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना हुई थी दोस्तों 23 दिसंबर 1986 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसकी पेरेंट एजेंसी कौन है दोस्तों? तो इसकी पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अभी के डायरेक्टर हैं प्रमोद कुमार तिवारी। कौन है दोस्तों? प्रमोद कुमार तिवारी। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है राष्ट्रपति कोविंद ने आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। तो ये हैं दोस्तों आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति पूर्व सांसद और राज्यपाल लालजी टंडन के हाल ही में हुए निधन के कारण की गई है। राष्ट्रपति द्वारा यह नियुक्ति अनुच्छेद 155 और 160 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके की गई है। इससे पहले 28 जून को राज्यपाल लालजी टंडन के अवकाश पर जाने के कारण पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। इसके अलावा वे गुजरात की मुख्यमंत्री बनने वाली
पहली मुख्यमंत्री भी हैं। तो गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। अब इनके नियुक्ति राष्ट्रपति ने कौन से अनुच्छेद से की है? तो वो की है अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 160। तो जानते हैं अनुच्छेद 155। तो संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी और भारत का संविधान संघात्मक है। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है। ऐसे मामलों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य करता है। और अनुच्छेद 160 में दिया गया है कि जिस भी राज्य के वो राज्यपाल बनते हैं उस राज्य की नाम की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर काम करने के लिए राज्यपाल को शपथ लेनी होती है। और अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपभोग कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। तो इसमें राष्ट्रपति को अलग से कोई उपबंध करने की अनुच्छेद 160 क्या देता है? शक्ति देता है। तो यह है मैप में मध्य प्रदेश, जहां की राज्यपाल कौन बनी है? आनंदीबेन पटेल। तो मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों। और मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाएं से मिलती हैं। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और वहां का सबसे बड़ा शहर है इंदौर। और यहाँ की राजभाषा है हिंदी, सिंधी और बुंदेली। इसका गठन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। अब यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों शिवराज सिंह चौहान। विधानमंडल में यहाँ की विधानसभा में सीटें हैं 231 और राज्यसभा के लिए यहाँ से 11 सीटें हैं दोस्तों और लोकसभा के लिए यहाँ से 21 सीटें हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, 2 बार ऑस्कर जीतने वाली ओलिविया डी हैविलिट का निधन हो गया दोस्तों। तो 2 बार की ऑस्कर जीतने वाली ओलिविया दी हैविलिट का निधन हो गया है। ये है ओलिविया दी हैविलिट। तो 2 बार की ऑस्कर विजेता ओलिविया दी हैविलिट का 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका जन्म 1 जुलाई 1916 को जापान के टोक्यो में हुआ था। इस अभिनेत्री ने कैप्टन ब्लड 1935, द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड 1938, गॉड विद द विड 1939, द स्नैक पिट, द हेयर रेस जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। उन्होंने हॉलीवुड के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को ठुकरा दिया था, जिसे बाद में डी हैविलैंड लॉ कहा गया था। अब जानते हैं कि ओलिविया दी हैविलैंड ने कौन कौन से पुरस्कार जीते थे। तो ओलिविया दी हैविलैंड ने 13 मार्च 1946 को सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री की श्रेणी के तहत फिल्म टू ईच हिज ओन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। और वर्ष 1949 में फिर से उन्होंने फिल्म द हैरिस के लिए दूसरा ऑस्कर पुरस्कार जीता था दोस्तों। वर्ष 2008 में ओलिविया को 2 साल के बाद नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स और फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, डॉक्टर एस जयशंकर ने द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक को लिखा है दोस्तों। तो ये हैं डॉक्टर एस जयशंकर और ये है इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजाइज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो भारत सरकार के पूर्व राजनयिक और मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा अपनी नई पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजाइज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड का विमोचन किया जाना है। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। तो अब जानते हैं द इंडिया वे पुस्तक के बारे में। तो जयशंकर पुस्तक में लिखते हैं कि भारत को एक ऐसे क्षेत्र में प्रभाव हासिल करने के लिए दृढ़ता से संघर्ष करना पड़ रहा है जो इससे पहले और अधिक आसानी से किया जा सकता था, क्योंकि इसकी विदेश नीति में अतीत में 3 बड़ी गलतियां रही हैं। ये 3 गलतियां हैं 1947 के विभाजन ने देश को जनसंख्या और राजनीतिक दोनों लिहाज से छोटा कर दिया। आर्थिक सुधार में की गई देरी जो चीन के बाद लगभग 1.5 दशक बाद शुरू हुआ। चीन के 15 साल के अंतराल के बाद भी भारत अपनी भारी नुकसान में है, जिसका कारण भारत के आर्थिक सुधारों में हुई देरी है। परमाणु विकल्प का संबंधी कवायद का लंबा होना, जिसके परिणाम स्वरूप
भारत को इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने के लिए पराक्रम के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है, जो पूर्व में आसानी से किया जा सकता था। तो ये है डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा लिखी हुई पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजाइज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। अब बात करते हैं हमारे पिछले वीडियो क्वेश्चन की। हमारी पिछली वीडियो क्वेश्चन था, भारत और किस देश की नौसेना के मध्य पासेक्स नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका उत्तर था दोस्तों अमेरिका। तो जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका देश की नौसेना के मध्य पासेक्स नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है। इस प्रश्न के सही आंसर देने वालों के नाम हैं ज्योति भट्ट, अभिषेक दनगी, डी सौ, नेहा आर्या, नितिन कुमार, वंदना पंथारी, अमित पाटनी, मनीष ममगई, साक्षी आर्या। अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो क्वेश्चन की। हमारी आज की वीडियो क्वेश्चन है, इसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है दोस्तों करण अदानी, वरुण दुआ, साहिल शेठ और आलोक मिश्रा। आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। तो दोस्तों पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो इस संडे को हम आपके लेकर आएंगे, जिसमें पूरे हफ्ते के एमसीक्यूज आपके सामने उस वीडियो में होंगे। तो रिवीजन के लिए उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो।